हम दोनों जाने मिलकर ग्राम मानपुर की सेवा करना चाहते हैं। सभी समाज के जितने भी लोग हैं वो हमें समर्थन दे रहे हैं और हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जो योजनाएं हैं वो 5 हमारी योजनाएं हैं, जिसके ऊपर सड़कें, नालियां, लाइट व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो बंदा शिक्षित होता है वो जागरूक भी होता है, तो जो जागरूक है तो वो ही बंदा हमारे सेवा है गाँव के हिसाब से वो कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव जोरों शोरों पर है और कहीं ना कहीं गांव की सरकार चुनने का भी अब समय आ चुका है और कहीं ना कहीं जो दावेदार हैं वो भी अब घर घर जाके जो है अपने लिए जो है वोट की जो है अपील कर रहे हैं। और इस वक्त मौजूद हूं ग्राम मानपुर में और आज मेरे साथ मौजूद है ग्राम मानपुर से प्रधान पद की प्रबल दावेदार मनप्रीत कौर है और उनके हस्बैंड आज हमारे साथ मौजूद है, उनके पतिदेव है तरसीम सिंह जी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि उत्तराखंड में जो है पंचायत चुनाव को जो है बिल्कुल फूंक चुका है और आप भी कहीं ना कहीं ग्राम मानपुर से जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर, हमारी जो दावेदारी है वो ग्राम प्रधान के लिए है और जिसमें हमारी वाइफ ग्राम प्रधान के लिए खड़ी हुई हैं और हम दोनों जाने मिलकर ग्राम मानपुर की सेवा करना चाहते हैं। तो हमें हमारे गांव में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं और अलग अलग समाज के जैसे कई वर्गों में हमारा जो गांव है वो बटा हुआ है, जैसे पर्वतीय समाज, हिंदू समाज, सिख समाज। सभी समाज के जितने भी लोग हैं वो हमें समर्थन दे रहे हैं और हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ ही हैं। सर, ग्राम प्रधान का आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या योजना है जो आप अपने क्षेत्र के लिए आप करना चाहते हैं? सर, जो मुख्य जो योजनाएं हैं वो 5 हमारी योजनाएं हैं, जिसके ऊपर सड़कें, नालियां, लाइट व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य। मैं देख पा रहा था कि आपके क्षेत्र में जब मैं गुजरा तो कहीं ना कहीं सड़क तो है बट उसकी कहीं ना कहीं जो मरम्मत नहीं हो पाई है, बहुत सारी चीजें। सर हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या हमारी यही रहती है। हमारी सड़कें, नालियां और लाइटें लग तो जाती हैं पर उनका टाइम टू टाइम उनकी मरम्मत और उनकी सही व्यवस्था नहीं बन पाती है। अगर लग गई है तो आप लोग जैसे जानते हैं कि एक लाइट की जो गारंटी कंपनी भी 2 साल की देती है, पर जो हमारे ग्राम प्रधान होते हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको टाइम टू टाइम उसको सही कराएं। जब कंपनी 2 साल की गारंटी देती है तो हमारे प्रधान जी 5 साल की गारंटी किस तरीके से दे सकते हैं कि 5 साल बाद ही एक बार लाइट लगे और 5 साल बाद ही आके उसको देखना है। जैसे ही नए चुनाव आते हैं तभी हमारे जो ग्राम प्रधान है वो उठ के आते हैं, बताइए आपकी लाइट लगनी है, सही होनी है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टाइम टू टाइम उसका 3 मंथ में या 2 मंथ में एक बार उनकी ऐसी विजिट होनी चाहिए हमारे इलेक्ट्रिशियन के थ्रू कि जो उसको सही टाइम पे उसको सही कर सके और सही करे और उसका यूज हो सके। सर, आप प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, लगभग 3 से 4 प्रत्याशी भी वो भी चुनावी मैदान में है, कहीं लगता है आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा? सर, ऐसा है कि जो जनता है वो बिल्कुल समझदार है। उनको पता होता है कि कौन सा बंदा किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने ग्राम मानपुर के लिए क्या योजना बनानी है। सबसे पहले तो हम उसका एक योजना बनाएंगे, उस योजना के ऊपर ही हम काम करेंगे। हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम पहले योजना बनाएंगे, उसके बारे में हम सभी लोगों से बैठ के उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर डिस्कशन के बाद फिर उसी के ऊपर हम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे गाँव में बहुत चीजें हैं, जैसे कि हमारे मान के चलिए कि पंचायत घर है। तो उस पंचायत घर में क्या होता है कि बन तो जरूर गया है पर कभी वहां पे पंचायत कभी हुई ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोई बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। जैसे कि मान के चले, आपने देखा होगा कि जैसे न्याय करने के लिए प्रधान को बुलाया जाता है कि कभी गांव में कभी लड़ाई हो गई या कुछ हो गया है, तो वहां पे जब क्या होता है कि प्रधान क्या करता है कि किसी के घर पे बैठ जाता है, तो कि जिसके घर पे जाता है वो उसी का पक्ष, उसको मजबूरी हो जाती है कि उसी का पक्ष लेना हो जाता है। जब हमारे ग्राम पंचायत बनी हुई है तो हम बैठ के वहीं पे ही जो चीजें हैं उस प्रॉब्लम है वहीं पे उनका सॉल्यूशन निकाले। 2 पक्षों में जब कभी विवाद होता है तो हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए, उसका निष्पक्ष पैरवाई करनी चाहिए कि जिस तरीके से वो लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि इस तरीके से कोई भी विवाद खड़ा ना करें। सर, बात करूं स्वरोजगार की, स्वरोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है ग्रामीण जीवन के लिए और ग्रामीण लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज से अटैच रहते हैं। स्वरोजगार को लेके आप किस तरीके से अपने ग्राम सभा में काम करेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा भी तमाम सारी योजनाएं चलाई जाती है, मनरेगा के माध्यम से लोगों को मजदूरी दी जाती है। आप उन योजनाओं का क्रियान्वयन, आप उन योजनाओं को लाभ अपने लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे?
सर बहुत सारी योजनाएं जो हमारे ब्लॉक लेवल पे आती हैं, और उस योजना के बारे में हमें सबसे पहले तो खुद को पता होना चाहिए, तभी हम लोगों को उसके बारे में अवगत करा सकते हैं, है ना। जब हमें खुद ही नहीं उस चीज के बारे में पता है तो हम कैसे किस तरीके से लोगों को बता पाएंगे कि कौन सी योजना आई है। योजना तो सर बहुत सारी आती है, पर उसके बारे में लोगों तक वो पहुंच नहीं पाती हैं। तो यही हमारा रहेगा कि पहले उस योजना को हम खुद समझें और उसके बाद हम लोगों को उसके बारे में बताएं और उसकी योजना का पूरा लाभ उन लोगों तक पहुंचवाएं। सर शिक्षा की कहीं ना कहीं बात करूं, ग्रामीण जीवन में जो है शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव रहता है। शिक्षा को लेके आप किस तरीके से अपने गांव में लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, कैसे लोगों को जो है योजनाओं के बारे में जो बताएंगे, उसको लेकर क्या? सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि होने के नाते खुद को जागरूक होना बहुत जरूरी है, कि खुद अगर जागरूक हो तभी हम किसी को जागरूक कर सकते हैं। तो पिछले 10-15 साल से ही मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को ये चीज का पता है कि शिक्षा बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, और जो हमें अपने आप में एक स्ट्रांग बनाती है। तो इसी तरीके से हम अपने जो ग्रामवासी, जो हमारे बच्चे हैं वहाँ पे, उनको भी हम अपना शिक्षा लेवल पे ऊपर बच्चों को गाइड करेंगे। उनके जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनके बारे में वहाँ पे जाके लोगों, जो हमारे टीचर्स हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे और उन चीजों को सॉल्व करेंगे। सर बात करूं कि ग्रामीण जीवन की, तो अक्सर हमने देखा है कि जो गांव में जो है जो प्रतिभावान युवा होते हैं या प्रतिभावान छात्र बच्चे होते हैं, वहाँ पे टैलेंट्स की जो है कमी नहीं होती, पर उन टैलेंट्स को निखारने के लिए कहीं ना कहीं वो लोग जो है आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिस कारण जो है वो अपना टैलेंट जो है किसी स्टेज पे जो है वो टैलेंट वहां तक पहुंच नहीं पाता है। अक्सर हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है। और यदि आपके क्षेत्र में अगर ऐसी कुछ प्रतिभावान युवा है और वो अच्छा किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा कुछ ग्रो कर रहे हैं, तो उन बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे उनको आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में या सभी जगह पे हर गांव में कोई ना कोई बच्चा टैलेंटेड होता है, पर उसको एक सही तरीके से उसको एक गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, जिससे कि वो बच्चा वहां से उसको प्रॉपर उसको वो गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, जिस वजह से बच्चा वहां तक कहीं ना कहीं देखा भी गया कि सर आर्थिक सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि ग्रामीण जीवन में जो है सर एक आर्थिक तंगी बहुत बड़ा है ना। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने कि हाँ भी आर्थिक समस्या बहुत लोगों की रहती है, पर उस आर्थिक समस्या बहुत बड़ी समस्या भी नहीं होती है कि अगर उसको प्रॉपर बच्चे को गाइडेंस दी जाए और उसको बच्चे को आर्थिक जो सहायता भी है वो हमें देनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चा अपने टैलेंट को सब लोगों के सामने दिखा सके। नहीं, यदि गांव में अगर आपके कोई ऐसा बच्चा टैलेंट उभर के आता है तो उसको आप कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, हम उन बच्चों को जरूर सपोर्ट करेंगे कि जो बच्चे वाकई में रियल में टैलेंटेड हैं, तो उन टैलेंटेड बच्चों के लिए हमारा योगदान हमेशा साथ रहेगा। और बच्चे, आपको पता ही जिस तरीके से बताया है कि हम शिक्षा क्षेत्र से हैं और बच्चों के साथ में शुरू से ही हमारा लगाव रहा है, तभी हम इसी शिक्षा क्षेत्र में थे। तो वहां से हम बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, पर घर की समस्याओं की वजह से वो बेचारे वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमारी यही रहेगा कि बच्चे वहां तक पहुंच सके। सर जानना चाहूंगा, बहुत सारी बातें हो गई आपके साथ, पर जो आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव लड़ने का मोटो क्या है? राजनीति है इसके पीछे या सेवा है? सर राजनीति को लोगों ने गलत सिस्टम समझ लिया है कि राजनीति का मतलब है कि लोगों के ऊपर राज करना। तो जो लोगों के ऊपर राज करने का मतलब ये नहीं कि लोगों को दबा के उसके ऊपर राज करना। राजनीति का मतलब है हम अपने गांव को या अपने स्टेट को दृढ़ बनाना, डेट्स कॉल्ड राजनीति। तो इस जो राजनीति को हम आज के जो युवा समाज या जो पुराने हमारे राजनीति लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें राजनीति बता दी, जैसे ही कोई गेम प्लान होता है तो उसको बता देते अरे ये तो राजनीति है। ये राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब आप उसको समझो कि राजनीति क्या है, कि गांव के लोगों को स्ट्रॉन्ग करना, हमारे स्टेट को स्ट्रॉन्ग करना, दैट्स कॉल्ड राजनीति। तो राजनीति को गलत परिभाषा में मत लेके चलिए आप। तरसेम सिंह, जानना चाहूंगा क्योंकि जब लोग चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद भी बहुत सारी बातें होती हैं कि प्रधान जी के पास समय नहीं है, या प्रधान जी अभी बाहर हैं, या बाद में आना। कहीं ये चीज अगर कहीं ऐसा आप तो नहीं करेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि देखो ऐसा क्या होता है कि नॉर्मल हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि हमें अपना घर परिवार भी चलाना होता है। तो घर परिवार के साथ में जो हमारा जो काम है उसके साथ साथ में हमने जनता को भी टाइम देना होता है। तो बाकी तो ठीक सब कुछ चल रहा है परिवार में, हम अपने परिवार को संभाल सकते हैं। परिवार को संभालने के बाद ही हमने देखा कि हम अपने परिवार को पूरा टाइम दे रहे हैं। इसके बाद जो जितना बाकी समय बच रहा है, जो 90% जो टाइमिंग हमारी रहेगी वो हमारे ग्रामवासियों के लिए रहेगी। कभी भी घर पे आ सकते हैं, हमारे जहाँ पे हमारे कार्यालय रहेंगे। हम गांव में अपना एक कार्यालय बनाएंगे जहाँ पे लोग आएं और अपनी समस्या को बताएं और उसका हाथों हाथ निस्तारण उसका करा जाए। तो ये खाली बातें हम कहेंगे नहीं, और ये इसको पूरा भी हम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं।